अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम डायनामिक वर्ल्ड। हम चैप्टर 9 मिस्टर चिप्स पर थे, जो यूनिट 5 का एक चैप्टर है। और हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा वो ये था कि मिस्टर चिप्स के ऊपर क्या असर हो रहा है कैथरीन की डेथ का। और वो जो असर है वो हमने देखा कि उसकी एनर्जी में कमी नहीं आई और उसके काम में कोई कमी नहीं आई, लेकिन वो उसके बाल जो हैं वो ग्रे होना शुरू हो गए। और ये बात स्टूडेंट्स ने, उसके स्कूल के बच्चों ने नोटिस भी की। नेलर ने उसके बारे में एक मैच के दौरान कमेंट भी किया कि वो एक ओल्ड चैप है, जिस पर मिस्टर चिप्स 82 इयर्स की एज में बैठकर सोचते हैं, उसको याद करते हैं उस सीन को, और वो चकल्स के साथ, गिगल्स के साथ, हंसी के साथ, दबी दबी हंसी के साथ इस सीन को याद करते हैं। और वो याद करते हैं कि तब जो नेलर है उसकी एज क्या थी, और अराउंड दिस टाइम उसकी एज 50 क्रॉस कर चुकी होगी। तो क्या अभी भी उसको ऐसा ही लगता होगा कि 50 साल की उम्र बहुत ज़्यादा है किसी भी इंसान के लिए कि वो कुछ अच्छा ना कर पाए, कुछ नया ना कर पाए। और वो सोचता है कि नेलर क्योंकि एक लॉयर है, सो वो भी एज में बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ होगा, एज में तो सही लेकिन एनर्जी लेवल से कम नहीं हुआ होगा। वो उसको कहता है वो भी एक छोटे बच्चे जैसा होगा, और अपने आप को तो बिल्कुल ही एक मियर इन्फेंट से कंपेयर कर देता है। अब हम इस चैप्टर के आगे से पढ़ते हैं। एंड देयर वॉज अ सेंस इन विच इट वॉज ट्रू, एक लिहाज से ये बात ठीक भी थी। फॉर विद द न्यू सेंचुरी देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स अ मेलोनेस मेच्योरिटी, कि जो नई सेंचुरी अब स्टार्ट हुई थी उसने चिप्स के जहन के ऊपर एक पुख्तगी तारी कर दी थी। दैट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म, जिसने इसकी मज़ीद सारी ज़िंदगी की जो दो अतवार थे, तौर तरीके थे, उसकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके थे, हर एक के ऊपर अपना एक असर डाला था। एंड हैज़ ऑफ्ट रिपीटेड जोक्स इनटू अ सिंगल हारमनी, और वो जो ऑफ्ट रिपीटेड, बार बार रिपीट होने वाले, ऑफन, ऑफ्ट का वर्ड ऑफन से है, जो ऐसे जोक्स वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में जो करता रहता था, रिपीट करता रहता था, वो भी अब किसी तसलसल में आ गए थे, किसी हारमनी में, किसी तवाज़ुन में, किसी रिदम में। No longer did he have those slight and occasional disciplinary troubles. जब ये अब इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था जो पहले होता था। पहले क्या होता था, इसके साथ डिसिप्लिनरी इश्यूज आते थे। हमने शुरू के चैप्टर्स में मिस्टर चिप्स में पढ़ा कि मिस्टर चिप्स ने एक स्कूल छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वहाँ पर उसने 1 साल काम किया और पता चला कि उसका डिसिप्लिनर का इशू था, जिसकी वजह से उसको वो स्कूल से रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन अब इस एज में आके मिस्टर चिप्स इतने पुख्ता हो चुके थे कि अब उनके साथ वो मसला नहीं था कि नज़्मो ज़ब्त से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे वो अब दे वर नो लॉन्गर देयर। कभी कभार जो कभी कभी होती थी, अब तो वो भी ख़त्म हो गई थी। और फील डिफिडेंट मीन्स शाय, और अब वो पहले की तरह शाय नहीं रहे थे, शर्मीले नहीं रहे थे, हिचकिचाते नहीं थे, अब वो बोल्ड हो चुके थे। अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ, पहले वो अपने काम से मुतल्लिक भी हिचकिचाते थे कि पता नहीं मैं बहुत अच्छा करता हूँ या नहीं। और दूसरी बात, उनको अपनी अहमियत का भी अंदाज़ा नहीं था, उसके बारे में भी उनको शक रहता था कि शायद मैं इतना अहम नहीं हूँ। तो ये दोनों चीज़ें भी उनकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो चुकी थी। He found that his pride in Brookfield reflected back. उसको पता चला कि जितना फ़ख्र वो ब्रुकफील्ड के ऊपर करता है ना, वो अब रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। रिफ्लेक्ट बैक का मतलब है वो भी अपना असर दिखा रहा है। अगर आप किसी दूसरे का एहतराम करते हो तो बदले में आपको भी एहतराम ही मिलता है। तो उसने महसूस किया कि उसने एहतराम दिया है ब्रुकफील्ड को, और अब उसके बदले का वक्त है, तो ब्रुकफील्ड भी अब उसको एहतराम देता है। गिविंग हिम कॉज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन, और जिसकी वजह से उसको अपनी ज़ात के ऊपर और अपने मर्तबे के ऊपर, दोनों के ऊपर ही फ़ख्र महसूस होने लग गया। तो मिस्टर चिप्स जो अपने आप को बहुत ऑर्डनरी समझते थे, बहुत हम्बल तो वो थे ही, लेकिन उनको अपनी डिग्री भी बड़ी ऑर्डनरी लगती थी, और ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी कैथरीन के सामने। लेकिन अब आके उनको एहसास हुआ कि अगर उन्होंने कुछ ज़िंदगी दी है ब्रुकफील्ड स्कूल को, तो जवाब में ब्रुकफील्ड ने भी, जैसा कि आपको याद है जब हमने शुरू का चैप्टर पढ़ा था, तो मिस्टर विदरबाई जो पहले प्रिंसिपल थे जिन्होंने इंटरव्यू किया था मिस्टर चिप्स का, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। तुम अपना जोश और वलवला ब्रुकफील्ड को दे दो और ब्रुकफील्ड बदले में
तुम्हें भी कुछ ज़रूर देगा, और वो बदले में क्या चीज़ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, ऑनर। तो ये चीज़ें अब वाकई मिस्टर चिप्स ने महसूस की कि उसने वाकई इन चीज़ों को हासिल कर लिया और उसका जो मुकाम है, मर्तबा है, वो मुस्तहकम हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इट वॉज अ सर्विस दैट गेव हिम फ्रीडम टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ। ये उसकी खिदमात थी जिन्होंने उसको इतनी आज़ादी दे दी कि वो अपने आप को महसूस करने लगा कि सबसे ज़्यादा सुप्रीमली, सबसे बड़ी चीज़, सबसे अफजल चीज़ उसने पाई है वो क्या है कि वो अपनी ज़ात में मुकम्मल हो गया, कि वो ख़ुद को मुकम्मल महसूस करता है और वो अपनी पूरी ज़ात के ऊपर पूरा भरोसा कर सकता है। ही हैड वन, उसने फ़तह कर लिया। क्या फ़तह कर लिया? बाय सीनियरिटी एंड राइपनेस। जैसे जैसे उसकी उम्र, वो सीनियर होता गया, बड़ा होता गया रुतबे में, मर्तबे में, और पुख्तगी आती गई उसकी उम्र के अंदर। एन अनचार्टर्ड नॉन मैन्स लैंड ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है? रिस्पेक्ट। अनचार्टर्ड क्या होता है? हम डिफ़ाइन करते हैं, अगर हम ये डिफ़ाइन करें कि 40 साल की उम्र में इतनी इज़्ज़त, 50 में इतनी, 60 में इतनी, तो ये तो हो गया कि आपने डिफ़ाइन कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते चले जाते हो ना, तो वजह नहीं समझ आती कि हम बड़ों का एहतराम क्यों करना शुरू हो जाते हैं। उसका कोई चार्टर, कोई मंशूर नहीं है, कुछ डिफाइंड सेट रूल्स नहीं है, लेकिन खुद ब खुद एक चीज़ आती जाती है कि इंसान एक ऐसी ज़मीन में, एक ऐसी सरजमीन में, एक ऐसे ज़िंदगी के अहद में दाखिल हो जाता है जिसमें उसको एक प्रिविलेज मिल जाता है, एक फ़ायदा मिल जाता है, एक रिस्पेक्ट मिल जाती है जो खुद ब खुद आती चली जाती है। तो मिस्टर चिप्स भी उस बग़ैर बताए हुए सरजमीन में या ज़िंदगी के दौर में दाखिल हो गया जिसमें एहतराम इंसान को हासिल हो जाता है। He has acquired the right to those gentle eccentricities. Eccentricities क्या है? Abnormalities. उसने हासिल कर लिया था ये हक, क्योंकि वो मुख्तलिफ एबनॉर्मेलिटीज़ को, लोग उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ को बड़ी नरमी से एक्सेप्ट कर लें। यानी वो अगर कुछ भी करता था तो उसको बूढ़ा समझ के, हम कहते हैं ना कोई बात नहीं, बूढ़ा आदमी है, खैर है, तो उसको वो प्रिविलेज मिल गया था, वो फ़ायदा, वो नफ़ा मिल गया था कि उसको वो एहतराम मिल गया था कि अगर वो जो छोटी छोटी खपतीपन करता था उनको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था, उसकी एज की डिमांड समझकर या उसका एक स्टाइल समझकर लोग उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू हो गया था। दैट सो ऑफन अटैक स्कूल मास्टर्स एंड पार्सन्स। जो स्कूल मास्टर्स होते हैं ना और जो पादरी होते हैं, उनके ऊपर लोग अक्सर तंज करते रहते हैं, इसमें ये क्यों है, इसने ये गलत कह दिया, इसने ये सही कर दिया, वो ये कह रहा है, उसे ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये पार्सन्स और स्कूल मास्टर्स बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मुंह से कहे हुए अल्फाज वापस तो नहीं आते, लेकिन जो अल्फाज मुंह से निकल जाएं वो अपना असर ज़रूर छोड़ जाते हैं। तो पार्सन्स के साथ भी आपने देखा होगा, जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं वो कभी कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि सभी उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। इसी तरह स्कूल मास्टर कैरेक्टर बिल्डर्स हैं। अगर वो कोई गलत स्टेटमेंट या बगैर किसी तहकीक के कोई बात स्टूडेंट्स को बता देते हैं तो पूरा फ्यूचर जो स्टूडेंट्स का है वो उनके हाथ में होता है, एट स्टेक आ जाता है। तो ये बड़े ऐसी जॉब्स हैं जिनके अंदर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। लेकिन ये इस क्रिटिसिज्म से भी अब बच गए थे मिस्टर चिप्स, क्योंकि उनकी एज का शेल्टर उनको मिलना शुरू हो गया था। ही वॉर हिज गाउन टिल इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड। हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? अपनी ड्रेसिंग का, कि इंसान को ही शुड लुक प्रेजेंटेबल। अगर वो टीचर है तो वो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है। अगर वो भाड़ झाड़ क्लासरूम के अंदर चला जाएगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उसको देख के बजाय इसके वो खुद खुश हों, उनमें एनर्जी का लेवल बढ़े, वो कुछ सीखें, वो डल हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स की सूरत हाल क्या है कि वो पहना करते थे एक ऐसा गाउन जो तकरीबन इट वॉज टैटर्ड, टोन, चीथड़े बन चुका था, लेकिन वो उसको पहनते थे। टू होल्ड टुगेदर, इतना चीथड़े, इतना फटा हुआ था कि उसको जुड़ा रखने के लिए भी पकड़ के रखना पड़ता था। वो उसको पकड़ के रखते थे ताकि वो उसके जो फटे हुए हिस्से हैं वो खुल के सामने ना आ जाए। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच बाय द बिग हॉल स्टेप टू टेक कॉल ओवर, जब वो अटेंडेंस लेने के लिए एक बड़े से लकड़ी के बने हुए वुडन बेंच पर चढ़ते थे बिग हॉल में, बड़े से हॉल में, तो फिर क्या होता था? इट वॉज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट क्या होता है? होल्डिंग ओवर टू रिचुअल। ऐसे लगता था जैसे कोई मजहबी रस्म होने वाली है और उसकी जो सदारत है उसको
जो मिस्टर चिप्स हैं वो उसकी सदारत करने वाले हैं, यानी वो जब, हालांकि उसके चीथड़ों जैसे गाउन थे, लेकिन वो उस गाउन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में करके अटेंडेंस लेता था, लेकिन उस वक्त उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती थी, वो इतना फिर भी मुअज़्ज़ज़ महसूस होता था जैसे वो कोई एक मजहबी रहनुमा है और वो कोई मजहबी दर्स देने आया है जिसको बड़े एहतराम से सुनने की ज़रूरत है। ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट, उसके हाथ में क्या होती थी, स्कूल के सारे बच्चों की जो अटेंडेंस की लिस्ट होती है कि कौन कौन सा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके हाथ में एक लिस्ट होती थी जिसमें सारे स्कूल के बच्चों के नाम होते थे। अ लॉन्ग शीट कर्लिंग ओवर अ बोर्ड, एक लंबी सी शीट थी जो एक बोर्ड के ऊपर कर्ल हुई हुई, रोल हुई हुई, लगी हुई होती थी। एंड ईच बॉय एज ही पास, और उसके पास से जब भी कोई लड़का गुजरता था, स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफाई एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट, तो वो पास से गुजरते गुजरते अपना नाम बोलता था ताकि मिस्टर चिप्स जो हैं उसका नाम सुने और वो अटेंडेंस के अंदर उस बच्चे को प्रेजेंट टिक कर सकें कि ये स्कूल में आया हुआ है। तो ये डेली की रूटीन थी कि मिस्टर चिप्स टिक करते थे स्टूडेंट्स को कौन कौन आया हुआ है और नहीं आया हुआ। तो इसका मतलब है कि उनको स्कूल के सारे बच्चों के नाम भी याद होंगे, सारे बच्चों की शक्लें भी याद होंगी। तो इस एज में इतनी एक्टिवनेस, ये ब्लेसिंग होती है जो किसी किसी को मिल सकती है। द वेरीफाइंग ग्लांस, ये कितना मर्जी की चीज़ है। वेरीफाइंग ग्लांस, ग्लांस होता है नज़र, देखना। वेरीफाई, जब कोई बच्चा पास से गुजरता था और मिस्टर चिप्स के हाथ पास एक बोर्ड के ऊपर एक रोल हुई लिस्ट लगी हुई है, वो चलता चलता अपना नाम बोलता था ताकि मिस्टर चिप्स उसका नाम जो है वो अटेंडेंस में मार्क कर लें। और मिस्टर चिप्स फिर उसकी तरफ देखकर, पोजीशन कुछ ऐसी होती थी कि उन्होंने ग्लासेस वियर की होती थी, तो जिस अंदाज से वो देखते थे स्टूडेंट की तरफ कि ये वाकई वही बच्चा है। आज के दौर में भी हम लोग प्रॉक्सीज लगाते हैं, अभी भी हम लोग कहते हैं कि मेरी अटेंडेंस मार्क करवा देना, तो बच्चा तो हर दौर में एक जैसा ही रहता है। तो वो जो स्टूडेंट्स थे वो भी जब अपना नाम बोलते थे तो मिस्टर चिप्स एक दफ़ा उनकी तरफ देखते ज़रूर थे कि क्या ये वही बच्चा है। तो उनका वो जो देखना था, वो अंदाज जो है वो बहुत ही पसंद किया जाता था। और द वेरीफाइंग ग्लांस वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री, यानी बाद में पसंदीदा तो था ही, लेकिन इस चीज़ को मिमिक करना, यानी कॉपी करना, इसकी पैरोडी करना, ये बच्चों के लिए एक फेवरेट सब्जेक्ट होता था। मुझे पता है इस चीज़ का, मुझे अंदाज़ा है कि स्टूडेंट्स यूजुअली टीचर्स को कॉपी करते हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स के बारे में जब भी कहा जाता था कि इसकी कोई नकल करे, तो वो नकल में उनका वो स्टाइल, जिस तरह वो बच्चों की तरफ देखते थे, वो स्टाइल बच्चे मिमिक करना बहुत पसंद करते थे। थ्रू आउट द स्कूल, ऐसा पूरे स्कूल में हो रहा था। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, उनके जो स्पेक्टिकल्स थे, उनका जो रिम होता है, जो जिसको आप कहते हो ये फ्रेम, ये स्टील का बना हुआ था। स्पेक्टिकल्स स्लिपिंग डाउन द नोज़, और लगाने की पोजीशन ऐसी थी कि वो नोज़ की जो टिप होती है उस तक, क्योंकि जो हमारे पास दूर देखने वाली ऐनक होती है ना, वो हम आंखों के पास लगाते हैं, लेकिन जो आपने करीब देखना है, जिन लोगों की करीब की नज़र ख़राब होती है, वो बिल्कुल आंखों के साथ ऐसे ग्लासेस नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे लगाओगे तो दूर देखने के लिए आप यूँ देखोगे तो वो भी आपको ब्लर नज़र आता है। तो नीचे देखना हो तो आपको टिप पे लानी पड़ती है अपनी ग्लासेस, और सामने देखना हो तो फिर आप ऊपर से देखते हो और ग्लासेस यूँ यहाँ पर रह जाती हैं। तो ये पोजीशन होती थी कि उन्होंने ऐसे स्टील रिम्ड ग्लासेस, नोज़ पे उसकी टिप होती थी, और वो जिस तरह से बच्चों को देख के वेरीफाई करते थे कि कौन सा स्टूडेंट है और कौन सा नहीं। ये तरीका स्टूडेंट्स जो है उनके लिए एक बड़ा अम्यूज़मेंट का बाइस था और वो बहुत इंजॉय करते थे इसको। आईब्रोज लिफ्टेड, ना सिर्फ ये कि उनकी ग्लासेस यहाँ पर आई होती थी, बल्कि उनकी जो आईब्रोज हैं वो भी ऊपर को चढ़ी हुई होती थी। वो जैसे बड़ा गौर कर रहे हैं कि बच्चा यही है या नहीं है। वन अ लिटल हायर देन दी अदर, एक आईब्रो दूसरी आईब्रो की निस्बत थोड़ी ज़्यादा ऊंची होती थी। अ गेज हाव रैप्ड क्या होता है, इमोशनल। ऐसा लगता, ऐसी नज़र, ऐसे तरीके से वो देखते थे कि जो उनके चेहरे के तासुरात थे, ऐसा लगता था आधे तासुरात ऐसे होते थे कि वो बड़े इमोशनल फील होते थे। हाफ क्विजिकल क्वेश्चनिंग, इंक्वायरिंग, कुछ जज्बात बच्चे को देख के एक मोहब्बत के तासुरात उनके चेहरे के ऊपर आते थे, और कुछ वो इंक्वायर भी कर रहे होते थे, वेरीफाई कर रहे होते थे क्या ये स्टूडेंट वही है जिसकी बात की जा रही है या कोई और है। एंड ऑन विंडी डेज, और जब हवा चलती थी,
अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि उन्होंने एक गाउन पहना होता था जो फटा पूरी तरह से फटा हुआ था, और वो उसको पकड़ के रखते थे ताकि वो उसका फटा हुआपन खुल ना जाए। लेकिन जब हवा के दिन होते थे, विद गाउन एंड वाइट हेयर, जब उन्होंने गाउन पहन रखा होता था और सफ़ेद उनके बाल होते थे, एंड स्कूल लिस्ट, और जो स्कूल की लिस्ट है बच्चों की, फ्लटरिंग इन अप्रोरियस, अप्रोरियस होता है लाउड, बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन, परेशान, जैसे फड़फड़ा, इंसान घबराता नहीं है, ट्रेम्बल करता है, कांपता है, ऐसे वो जो कागज़ है ना वो भी ट्रेम्बल कर रहे होते थे क्योंकि हवा चल रही होती थी। जब हवा का मौसम होता था, विंडी डेज होते थे, तो उनका गाउन भी फड़फड़ा रहा होता था, सफ़ेद बाल भी फड़फड़ा रहे होते थे, और जो हाथ में लिस्ट थी वो भी फड़फड़ा रही होती थी। द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न सैंडविच बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड द रिटर्न टू क्लासेस। अब क्या होता था, ये पूरी सिचुएशन कि उनके हाथों में लिस्ट है, वो भी फड़फड़ा रही है, गाउन भी पूरी तरह से हिल रहा है, बाल भी हिल रहे हैं, तो एक ऐसी कॉमिकल सिचुएशन बन जाती थी कि जब ये एक सैंडविच डिस्कशन कहते हैं, जब भी बच्चे क्लासेस को, गेम्स के बाद क्लासेस की तरफ जा रहे होते थे, तो ये जो बीच का टाइम होता था, इसके बीच में जो चीज़ें डिस्कस करते थे वो मिस्टर चिप्स का ये हुलिया होता था, जिसको बच्चे बहुत इन्जॉय करते थे। विंडी डेज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते वक्त बीच में जो गॉसिप्स थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा गॉसिप होती थी वो मिस्टर चिप्स के इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में होती थी। सम ऑफ दोज नेम्स इन लिटिल स्नैचेस ऑफ अ कोरस रिकर्ड टू बी रिमेंबर्ड, जो याद आते थे, इन लिटिल स्नैचेस ऑफ कोरस रिकर्ड टू हिम एवर आफ्टरवर्ड्स विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी। मिस्टर चिप्स की रूटीन थी अटेंडेंस लेना, मिस्टर चिप्स की रूटीन थी वही नाम रिपीटेडली सुनना और बोलना। तो कोरस में, कोरस का मतलब होता है जब हम किसी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उस परफॉर्मेंस में बैकग्राउंड पे एक म्यूज़िक चल रहा होता है, या फिर कोई एक इंसान जो किसी एक्शन से पहले बीच के दौरानिए में कुछ बोलता है और वो कानों में आपको सीन समझाता है कि अगला सीन क्या होने वाला है। स्टेज परफॉर्मेंस में ज़्यादातर ऐसा होता है, ड्रामों में तो ऐसा नहीं होता। स्टेज परफॉर्मेंस में नया सीन आने से पहले पीछे से एक आवाज़ आती है कि पहले ये था और अब ये होने वाला है, तो जो कोरस में लगातार सुनाई देने वाली आवाज़ है, वो मिस्टर चिप्स क्योंकि रूटीन में वही नाम दोहराते रहते थे, तो अब बैठ के उनको क्या होता था, बैकग्राउंड में जैसे कोई आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो याद करते थे वही नामों की फहरिस्त, नामों की तरतीब, और उनको वो उनकी मेमोरी में खुद ब खुद आती थी, उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। क्योंकि ज़िंदगी में हम जो आवाज़ें बार बार निकालते हैं वो इको करती हैं फिर बुढ़ापे में हमारी कानों में, तो वो नाम, उनकी फहरिस्त, उन बच्चों की शक्लें, ये चीज़ें उसको याद नहीं करनी पड़ती थी, ये खुद ब खुद उसके दिमाग में आ जाती थी और उसको याद आती थी विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी। नाम क्या क्या थे? एन्सवर्थ, एटवुड, एवोनियर, बैकॉक, बैग्स, बर्नार्ड, बेसेंट वेट, बैटर्सबी, बीसलेस, बेडफोर्ड, मार्शल, बेंटले, बेस्ट। ये वो नाम थे जो अगर हम बचपन में कुछ गेम्स सीखते हैं और उसके जो वर्डिंग होती है ना बड़ी अजीबो गरीब सी होती है, एक से दूसरा लफ्ज़ मिल नहीं रहा होता लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन वो वर्ड्स जो हैं वो हमें बाद लेटर एज में आप जाके सोचो कि इनका मीनिंग क्या तो भी समझ नहीं आता, लेकिन वो वर्ड्स इको करते रहते हैं क्योंकि आपने सीखे थे, आपने बहुत अर्सा उस गेम को इन वर्ड्स के साथ खेला हुआ है। तो इसके साथ भी ये इन्हीं वर्ड्स, इन्हीं नामों को के साथ खेलता रहा सारी ज़िंदगी। और अब ये नाम जैसे किसी गेम के वर्ड्स इको करते हैं माइंड में, इन बच्चों के नाम एक साथ इसके माइंड में बार बार रोटेट करते हैं, जिसके लिए इसको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती और ये अचानक पूरे फ्लो के साथ इसको याद आ जाए।